Hello and welcome viewers and students. Today we are going to do paper 024847 of our series. हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज प्रश्न पत्र संख्या 47 का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे आपकी स्क्रीन्स पर, जिसका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, क्वेश्चन नंबर 76। हमें क्या करना है, इसमें 4 जम्बल्ड अप हमारे सेगमेंट्स हैं, इनको सही क्रम में जमाना है। तरीका क्या है, जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। लेटर दे सेट अप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन। लेटर है बाद में उन्होंने अपना खुद का आर्ट स्कूल सेटअप किया। लेटर कीवर्ड है। द प्रिजनर्स होते हैं कैदी, वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन। जो कैदी थे वो अपनी कला को कारागार के अंदर, जेल के अंदर दिखाना चाहते थे, डिस्प्ले करना चाहते थे। दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स होते हैं स्वयंसेवक, सहायता करने वाले। फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, prisoners who were interested in visual arts and painting could study there। there कहाँ, वहाँ मतलब जेल में प्रिजन में। तो अब हम समझ गए हैं कि ये जेल के कैदी जो हैं वो अपनी कला पर काम कर रहे हैं, उस बारे में है। तो देखिए इसमें जो सबसे अच्छे लिंक्स हैं उसमें एक लिंक बहुत अच्छा है BC, और एक लिंक बहुत अच्छा है AD। वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें B के बाद में C हो। ऐसा क्यों? क्योंकि द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन, दे टुक द हेल्प ऑफ। वो अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वॉलंटियर्स की मदद ली। AD क्यों? वो कह रहे हैं पहले तो उन्होंने वॉलंटियर्स की मदद ली, बाद में उन्होंने अपना खुद का आर्ट स्कूल सेटअप कर लिया। पहले सहायता ली बाहर वालों की, फिर अपना गैलरी बना ली उन्होंने। गैलरी मीन्स जहाँ पर आप अपनी आर्ट को प्रदर्शित करते हैं, उस जगह को कहते हैं। और प्रिजनर्स जो इंटरेस्टेड थे विजुअल आर्ट्स में, वो वहाँ पढ़ सकते थे, स्टडी कर सकते थे, अध्ययन कर सकते थे उस गैलरी में। तो उत्तर हुआ पहला। अब पढ़ के देख लीजिए इस क्रम में। द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट एंड देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन। अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते थे जेल में वो लोग। उसके बाद C, दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट। उन्होंने स्वयंसेवकों की सहायता ली स्कूल ऑफ आर्ट से। लेटर बाद में दे सेटअप, उन्होंने स्थापित किया अपना खुद का आर्ट स्कूल और गैलरी उस प्रिजन में, कारागार में, जेल में। द प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग कुड स्टडी देयर। और वहाँ उस आर्ट स्कूल में और गैलरी में जो कैदी थे, जो इसमें रुचि लेते थे, वो अध्ययन कर सकते थे। हमारा उत्तर हुआ पहला। अगला सवाल, सवाल 2, हमें पैसिव फॉर्म बनानी है। जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसका, द प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स। सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए टेंस पहचानिए। ये जो वाक्य है एक्टिव वॉइस का, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसका पैसिव होगा हैज़ बीन या हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, नया सब्जेक्ट होगा दीज पेंटिंग्स। सो वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें दीज पेंटिंग्स हैव बीन हो। यहाँ सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जिसमें हैव बीन है, लेकिन उत्तर हमारा पहला नहीं हो सकता क्योंकि नया सब्जेक्ट पेंटिंग्स होगा, प्रिजनर्स नहीं होगा। These paintings have been made by the prisoners। prisoners होते हैं कैदी। ये पेंटिंग्स, ये चित्रकारियाँ किसने बनाई हैं? ये चित्र बनाए हैं, ये कलाकृतियाँ बनाई हैं कैदियों ने। हमारा उत्तर हुआ चौथा। राइट। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन्स पर। ये सवाल है डायरेक्ट स्पीच का, हमें इसे बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। मिस्टर पुरी सेड टू मी कोट, व्हाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस। फेंस का अर्थ है 2 मकानों या खेतों के बीच की जो बाड़ या दीवार होती है, जो उनके बीच में सीमांकन करती है, उसे फेंस कहते हैं। टेक डाउन है हटाना। तो मिस्टर पुरी ने मुझसे कहा, भाई क्यों हटा रहे हो इस फेंस को, इस बीच की दीवार को। इनको ऐसे सवालों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, वो किस टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फिर डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन मार्क्स में दिया गया स्टेटमेंट है उसका टेंस बदलता है। अगर ये प्रेजेंट में होता, सेज या विल से होता, तो ऐसा नहीं होता। सेड है, पास्ट टेंस में है। जब भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो, टू मी, टू हिम, टू देम, तो सेड को एक साधारण वाक्य होने में की स्थिति में टोल्ड में, और इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य होने की स्थिति में आस्क्ड में बदलते हैं। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी, कितने ऑप्शंस में आस्क्ड है देखिए, या तो सिर्फ पहले में है ऐसा और तीसरे में भी है। तो ए और डी तो सिरे से गलत हो गए। कोट, वाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस अनकोट, ये कौन से टेंस में पहचाने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो
तो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज टेकिंग डाउन दिस का क्या हो जाएगा, दैट फेंस। तो कौन सा उत्तर होगा, देखिए वाई वॉज आई या आई वॉज। हमारा उत्तर होगा तीसरा, वाई आई वॉज टेकिंग डाउन दैट फेंस। मैं वो जो है उस बीच की सीमा कन की जो बाड़ है, दीवार है, उसको क्यों हटा रहा था। कईयों को लगेगा पहला उत्तर क्यों नहीं होगा। देखिए पहले में एक तो दिस है, ये दैट होना चाहिए था। दूसरी बात क्या होना चाहिए था, ये वॉज आई इंटेरोगेटिव फॉर्म है। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं वाक्य को तो रचना असर्टिव यानी साधारण होती है, प्रश्नवाचक नहीं। जरूरत पड़ने पर हम वी हेड करेंगे, हेड वी नहीं करेंगे। आई वेंट करेंगे, डिड आई गो नहीं करेंगे। तो वॉज आई नहीं होगा, आई वॉज होगा। हमारा उत्तर कौन सा हुआ, तीसरा। अगला सवाल 79 अब 79th। हमें 4 सेगमेंट मिले हैं जिन्हें जंबल अप कर दिया गया है, जिनका क्रम आगे पीछे कर दिया, उन्हें सही क्रम में जमाना है। 4 खंडों को हल करने का सही तरीका है, पहले ऑप्शंस ना देखें, एक बार पढ़ ले। As he looked at them, their heads began to hang low. जब उसने उनकी तरफ देखा तो उनके सर झुक गए। अकबर glanced at his courtiers. courtiers होते हैं दरबारी। बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, ये अकबर के courtiers थे। In search of an answer. Once Akbar asked his courtiers a very strange question. Once, एक बार। देखिए ये इंट्रोडक्टरी सेगमेंट लग रहा है। एक बार अकबर ने पूछा एक बड़ा अजीब सा सवाल अपने दरबारियों से। द कोर्टियर्स वर डम्फाउंडेड। डम्फाउंडेड क्या होता है, जब आदमी कोई पूरी तरह हैरान, चकित या शॉक्ड रह जाए, सरप्राइज्ड रह जाए, तो उसे कहते हैं डम्फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन। तो इसको पढ़ने से बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आ गई कि अकबर ने एक सवाल पूछा और अपने दरबारियों की तरफ देखा जो हैरान थे, विस्मित थे, हतप्रभ थे। तो इसमें देखिए एक सबसे बढ़िया लिंक है CD। एक बार अकबर ने एक अजीब सा सवाल पूछा और उसके दरबारी सब बिल्कुल हतप्रभ रह गए, ठीक है, शॉक्ड रहे, सरप्राइज्ड रहे। दूसरा एक लिंक हो सकता है BA। वो यूं कि अकबर ग्लांस्ड एट हिज कोर्टियर्स। ग्लांस्ड मींस उन पर नजर डाली, उन्हें देखा। एज ही लुक्ड एट देम, जब उसने देखा तो दरबारियों के सर झुक गए। तो पहले देखा फिर सर झुक गए, BA। हमारा उत्तर कौन सा ऑप्शन हुआ, पहला। पढ़ के देखें। एक बार अकबर ने asked his courtiers a very strange question. The courtiers were dumbfounded by his question. उसके जवाब से बिल्कुल विस्मित रह गए, हतप्रभ रह गए। उसके बाद में B, अकबर glanced at his courtiers in search of the answer। और आखिर में A होगा, as he looked at them, their heads began to hang low। उनके सर नीचे हो गए because they did not know the answer to the question। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला। आगे बढ़े, सवाल 80 अब। जिस हिस्से जिस खंड में एरर है वही आपका जवाब होगा। As far as I know, you are half more intelligent than your friend's brother। देखिए जहां तक मुझे पता है तुम ज्यादा बुद्धिमान हो अपने दोस्त के भाई के मुकाबले में। हाफ मोर इंटेलिजेंट गलत है, यहां हाफ नहीं हो सकता। यू आर मोर इंटेलिजेंट अपने आप पर्याप्त है। आप चाहें तो फार मोर इंटेलिजेंट या मच मोर इंटेलिजेंट या अ लॉट मोर इंटेलिजेंट कर सकते हैं, राइट। तो आप अपने दोस्त के भाई से ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो फार मोर या मच मोर या अ लॉट मोर या वे मोर, WAY, वे भी हो सकता है यहां पर। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ, B, जिस खंड में एरर है। सवाल संख्या 81। हमें जिस खंड में एरर है वही हमारा जवाब होगा। एवरीबडी मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। देखिए एवरीबडी जो है ये एक जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन है। जेंडर न्यूट्रल का अर्थ है कि इससे नहीं कहा जा सकता ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। हर व्यक्ति, अब वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। इट मस्ट बी एडमिटेड, स्वीकार किया जाना चाहिए, हैज। चूंकि एवरीबडी सिंगुलर है, हैज। देयर अप्स एंड डाउन्स नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर होने के कारण देयर प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सही नहीं माना जाएगा। यहाँ एक बात को बड़े गौर करने की ज़रूरत है। जो आजकल आधुनिक अंग्रेज़ी है या जिस अंग्रेज़ी पर आधारित मॉडर्न ज़माने की डिक्शनरीज़ हैं वो इसको ठीक मानती हैं। वहाँ मत ये है चूँकि हम एवरीबडी का जेंडर नहीं जानते तो फिर हम हिज लें या हर लें
तो चूंकि ही और शी दोनों का प्लूरल दे है, हिज और हर दोनों का प्लूरल फॉर्म देयर है, तो ये सही स्वीकार किया जाता है। पर जो परंपरागत अंग्रेजी है, जो क्लासिकल या कन्वेंशनल अंग्रेजी है, उसके हिसाब से जिसमें हमारे पेपर बनते हैं, वो कहते हैं कि एवरीबडी सिंगुलर है, तो फिर हमारा प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो देयर नहीं, हिज, यहाँ हम पुल्लिंग सिंगुलर मीन्स मैस्कुलिन सिंगुलर लेंगे, हिज अप्स एंड डाउन्स। वैकल्पिक तौर पर एक और तरीका है कि हम यहाँ हिज और हर लें, मैस्कुलिन सिंगुलर की जगह दोनों ही ले लें। तो ये वाक्य ऐसे भी किया जा सकता है, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज हिज और हर अप्स एंड डाउन्स। दोनों ही सूरतों में आंसर कौन सा होगा, सी, राइट। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 82। अब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये। नाउअडेज मीन्स आजकल, आजकल क्या है, प्रेजेंट। नाउअडेज मीन्स दीज डेज, आजकल। वाई डैश पीपल सो स्केयर्ड ऑफ ईच अदर, स्केयर्ड का अर्थ है डरे हुए। क्यों आजकल लोग एक दूसरे से इतने डरे हुए हैं, बात प्रेजेंट की है, क्या आना चाहिए, पीपल प्लूरल है तो फिर आर। पीपल प्लूरल है शब्द पर्सन का, आजकल लोग इतने एक दूसरे से क्यों डरे हुए हैं। अगला प्रश्न सवाल 83, 83। अब अगेन एक और हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, 2 ब्लैंक्स हैं हमारे पास। इफ द बैंक्स डिजायर टू डैश देयर प्रॉफिट दे शुड गेट रिड ऑफ डैश मेजर्स। मेजर्स हैं कोई प्रावधान, कदम, कोई कार्रवाइयाँ आपके मेजर्स होते हैं। अगर बैंक्स अपना क्या करना चाहती हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं, इंक्रीज देयर प्रॉफिट, दे शुड गेट रिड ऑफ, उन्हें छुटकारा पाना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्या, पॉपुलिस्ट मेजर्स। पॉपुलिस्ट का मतलब है लोक लुभावन, जिससे जनता खुश हो। आप पॉपुलिस्ट मेजर्स लेंगे तो जनता को उनकी जमाओं पर ज़्यादा ब्याज देंगे, उनको जो जनता को लोन देते हैं आप लोगों को उस पर कम ब्याज लेंगे तो बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो लोक लुभावन जो तरीके हैं, जो प्रावधान है, जो कदम हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। गेट रिड ऑफ मीन्स उनसे छुटकारा पा लें, उन्हें छोड़ दें। बाकी ऑप्शन देखिए, डिज़ायर टू लेस, लॉस देयर प्रॉफिट नहीं होगा। लूज होता तो ग्रामेटिकली सही होता कि प्रॉफिट खोना, पर लॉजिकली सही नहीं होता, तो लॉस लूज नहीं हो सकते। कॉन्सेंट्रेट का अर्थ है ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना। हेल्थी आप जानते हैं, मैक्सिमाइज पॉसिबल है कि डिज़ायर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, पर फिर उनको आधुनिक तरीके छोड़ देने चाहिए, मॉडर्न मेजर्स छोड़ने चाहिए। यहाँ ये वाक्य इलॉजिकल हो जाता है, गलत होने लगता है। हमारा आंसर कौन सा होगा, दूसरा, ऑप्शन बी। संख्या 84, हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना, वो शब्द ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। देखिए स्पेलिंग किसकी गलत है, ब्रिलियंस की। ब्रिलियंस की जो सही स्पेलिंग है वो है BRILLIANCE। ब्रिलियंस है उत्कृष्टता या बुद्धिमानी, कुशाग्रता। आंसर हुआ डी। बाकी ऑप्शंस देखिए, ब्रेकेज टूट फूट है, ब्रेविटी है संक्षिप्तता मीन्स कंसाइसनेस, संक्षिप्तता, और ब्रेथलेस है जहाँ सांस ना आ रहा हो, दम फूल रहा हो, वो ब्रेथलेस। अगला सवाल 85, इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द फिर से आइडेंटिफाई करना। इनकरेक्टली या गलत स्पेलिंग वाला शब्द है मलाइन। मलाइन का अर्थ है बदनाम करना, लोग अक्सर अपने प्रतिद्वंदियों को मलाइन करते हैं। प्रिवेसी का अर्थ है निजता। निजता का अर्थ है आपकी व्यक्तिगत चीज़ों की गुप्त रखे जाने की इच्छा या अधिकार, कि मेरी बातें मेरी मर्जी के बिना लोगों को ना पता चले, ये मेरे प्रिवेसी या प्राइवेसी का अधिकार है। कल्चर्ड है सभ्य, शिष्ट, बड़ा अच्छे तौर तरीकों वाला। सभ्य के बाद में इनकरेज है प्रोत्साहित करना। अगला सवाल, सवाल 86, हमें प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताना है। चेस्ट का अर्थ है एकदम शुद्ध, प्योर, पर किस तरह का शुद्ध, आचरण और नैतिकता में शुद्ध, क्योंकि नैतिक पवित्रता जो होती है उसे चेस्टिटी कहते हैं। चेस्ट है एकदम शुद्ध, पवित्र, हमारा सिनोनिम होगा वर्चुअस, अर्थ है सदाचारी। आचरण में एकदम शुद्ध पवित्र। शब्द फिलिपंट का अर्थ है इनसिंसियर, जो सिंसियर नहीं है, गंभीर नहीं है, काम को लेकर उसका रवैया ठीक नहीं है, वो फिलिपंट है। स्लैक और केयरलेस दोनों का कमोबेश एक ही अर्थ है, लापरवाह। सवाल 87, अब देखें, हमें सिनोनिम बताना है प्रश्न शब्द का। ग्लूम शाब्दिक तौर पे अर्थ होता है ग्लूम का अंधेरा या अंधकारमय। वैसे अगर हम इसका भावात्मक अर्थ लें, फिगरेटिव अर्थ लें, तो निराशा से अर्थ बनता है। तो ग्लूमी क्या हुआ, निराशापूर्ण,
अंधकारमय, कैसा, मन में अंधकार है, निराशा है। तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। उपलब्ध विकल्पों में सैड इसका सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है, दुखी, निराशापूर्ण। बाकी ऑप्शन देखिए, राइचस का अर्थ होता है सदाचारी, वर्चुअस। अगर आप राइचस हैं तो आपका कॉन्डक्ट या आचरण कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा, सदाचारी होगा। शब्द का उच्चारण नोट करें, राइचस ना कि राइटियस। राइचस के बाद जॉली का अर्थ है प्रसन्नचित्त या चीयरफुल, मैरी भी प्रसन्नचित्त। जॉली और मैरी इसके विलोम शब्द हैं, राइट। आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। हमें ओपोजिट बताना है प्रश्न शब्द का। वेरी का अर्थ है कॉशियस, सावधान, अलर्ट। अगर आप वेरी हैं तो कॉशियस हैं, अलर्ट हैं, थोड़े सावधान हैं। अगर हमसे सिनोनिम पूछते तो पहला उत्तर हो जाता, लेकिन हमसे तो पूछा है इसका विलोम शब्द। तो वेरी चौकन्ना, सतर्क, केयरलेस है लापरवाह। ओपोजिट आंसर क्या होगा हमारा इसका, एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन बी। रेबेलियस होता है विद्रोही स्वभाव का, और कंप्लायंट होता है जो आज्ञाकारी हो, कहना माने। कंप्लाई का अर्थ है अनुपालना करना, तो जो अनुपालना करे या जैसा कहा है वैसा कर ले। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89। हमें ओपोजिट बताना है प्रश्न शब्द का प्रूडेंट का। प्रूडेंट का अर्थ है वाइज, विवेकी, सेंसिबल, समझदारीपूर्ण। अगर प्रूडेंट अप्रोच है तो आप समझदारी का अप्रोच अपनाते हैं, समझदारी का तरीका लेते हैं। विवेकपूर्ण या विवेकशील। इनजुडिशियस का अर्थ है विवेकहीन, समझदारी से उलट। अविवेकी, शॉर्ट साइटेड। बाकी ऑप्शंस देखिए, शॉर्ट साइटेड होता है जो दूर का ना देख सके, मीन्स जो भविष्य को अच्छे से विजुअलाइज या कल्पना ना कर सके, ठीक है, अथवा जिसकी दृष्टि ऐसी है कि दूर की चीजें उसे साफ दिखती नहीं है। अदूरदर्शी। रेकलेस, लापरवाह है। और इनकंसिडरेट का अर्थ है जो दूसरों की मजबूरी, परिस्थिति आदि नहीं समझता, जो कर्टियस नहीं है, ठीक है, वो इनकंसिडरेट है। सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें रेखांकित भाग है, इसको हमें ठीक करना है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। पढ़िए, हिज वर्बल अपॉलजी डज नॉट अब्सॉल्व। अब्सॉल्व मीन्स अपराध से मुक्त करना, बरी करना। हिम फॉर हिज सिंस, सिंस है पाप। उसकी जो मौखिक क्षमा याचना है, जो माफी उसने मांगी है, वो उसके अपराध से उसे बरी नहीं करती। शब्द एब्सॉल्व का अर्थ है एक्सोनरेट, बरी करना, अपराध से मुक्त करना। एब्सॉल्व हिम, एब्सॉल्व और एक्सोनरेट का प्रेपोजिशन फॉर नहीं ऑफ होता है, ओएफ, ऑफ हिज सिंस। उसकी मौखिक माफी जो है उसके अपराधों या पापों से उसे मुक्त नहीं करती, उसे क्षमा नहीं देती। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है सी। प्रश्न संख्या 91। हमें किसी एक भाग में एरर है इस सेंटेंस के, उस भाग को पहचानना है और उसके करेक्शन को अपना आंसर बताना है। द एंटायर ब्लेम फॉर द क्राइम कैन नॉट बी लेड एट द डोर ऑफ द स्टेट। देखिए, लेड शब्द है लीड की थर्ड फॉर्म, जिसका अर्थ है नेतृत्व करना या आगे चलना, जबकि जो एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए लेड, क्योंकि ले का अर्थ है रखना, जिसकी 3 फॉर्म है, ले, लेड, लेड। ले समथिंग एट समबडीज डोर और एट समबडीज डोर स्टेप का मतलब है किसी चीज को किसी पर डाल देना, कोई इल्जाम इत्यादि। जैसे हाउ कैन यू ले एवरीथिंग एट माई डोर स्टेप और एट माई डोर, मुझ पर क्यों डाल रहे हो हर चीज। पैसिव वॉइस से ले की थर्ड फॉर्म चाहिए, और ले की थर्ड फॉर्म लेड नहीं होती, लेड होती है। तो कौन सा उत्तर होगा, बी, लेड एट द डोर। उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न संख्या 92। अब हमें जो अंडरलाइंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है उसके लिए उसका मीनिंग बताना है। नीचे के ऑप्शंस में, द स्मेल फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर। मेक योर माउथ वाटर मतलब होता है मुंह में पानी आना। कोई डिलिशियस स्वादिष्ट चीज़ हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। द स्मेल फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर, इसका मीनिंग हमें बताना है। तो मुंह में पानी आना मतलब भूख लगने लगना। तो क्या होगा, स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट, मेरी भूख जो है, एपिटाइट का अर्थ है भूख, क्षुधा, मेरी क्षुधा काफ़ी तेज हो जाती है क्योंकि भूख लगती है, तो मुंह में लार स्रावित होती है, जो कि भोजन करने और पाचन की पहली स्टेप है, पहली शुरुआत है। स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट।
बाकी ऑप्शंस देखिए, गिडी का अर्थ है चक्कर आना, वॉमिट उल्टी है, और सिक का अर्थ बीमार है या फिर ऐसी फीलिंग होना कि उल्टी आ रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, स्टिमुलेट्स। ये बढ़ावा देती है या एक्साइट करती है मेरी एपिटाइट मीन्स भूख को, क्षुधा को। सवाल संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर। इस सेंटेंस में एक इडियम है या फ्रेज है, हमें उसका मीनिंग बताना है। माई फ्रेंड गॉट द सैक। देखिए, गेट द सैक का मतलब होता है टू बी डिसमिस्ड और फायर्ड, नौकरी से निकाला जाना। मेरे दोस्त को उसके पहले जॉब से निकाल दिया गया। गॉट द सैक है नौकरी से निकाला जाना, वॉज डिसमिस्ड और फायर्ड, मेरे दोस्त को नौकरी से हटा दिया गया। बाकी सारे ऑप्शंस देखिए, रिजाइन का अर्थ है इस्तीफा देना, अपनी नौकरी खुद छोड़ना। गेट टायर्ड ऑफ, टायर्ड है थक जाना, आप थक जाएं, उगता जाएं तो यू गेट टायर्ड ऑफ। डिमोट करते हैं जब किसी को, तो प्रोमोट का उल्टा होता है, मीन्स जिस पद पर है उससे नीचे वाले पद पर उसे नियुक्त कर दिया जाता है, उसके पद की अवनति कर दी जाती है। हमारा आंसर है वॉज डिसमिस्ड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 94 आपकी स्क्रीन पर। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है इस डिस्क्रिप्शन के लिए। अ प्लेस वेयर मंक्स, मंक्स का अर्थ है साधु, पुरुष साधु। लिव एज अ सिक्लूडेड कम्युनिटी, सिक्लूडेड का अर्थ है जो समाज से अलग रहें, राइट। कम्युनिटी है अपना एक समुदाय, एक वर्ग बनाकर रहें, तो वो जगह जहाँ साधु रहते हैं एक अलग समूह के रूप में, समाज से दूर। तो आंसर होगा मोनेस्ट्री। शब्द मोनेस्ट्री का अर्थ है मठ, हिंदी में मठ कहते हैं, मोनेस्ट्री। अन्य ऑप्शंस पे ध्यान दें जो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सही ऑप्शन। पहले देखते हैं डायोसीस को। रोमन क्रिश्चियनिटी एक पदानुक्रम वाला धर्म है। जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के प्रकार हैं, जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है उसमें सबसे ऊपर जो है पदानुक्रम में, उनका नाम है पोप। पोप सबसे बड़े पादरी हैं। उनके जो नीचे होते हैं वो होते हैं कार्डिनल्स। दुनिया भर में 250 कार्डिनल बताए जाते हैं लगभग, और कार्डिनल से नीचे जो है काफ़ी सीनियर पद है वो है बिशप का। तो बिशप कौन है? चर्च का एक बड़ा वरिष्ठता प्राप्त पादरी। उस बिशप के जिले को कहते हैं डायसीस, मीन्स एक ऐसा ज़िला जिसमें कई सारे चर्च होंगे। उन सभी चर्चेस का जो मुख्य पादरी है वो बिशप है, और बिशप का वो ज़िला जो है वो डायसीस है। आप संक्षेप में समझें, चर्च का ज़िला। शब्द कैथीड्रल का अर्थ है डायसीस का सबसे महत्वपूर्ण चर्च। आम भाषा में कहूँ तो बड़ा गिरिजाघर। कॉन्वेंट भी एक मठ है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कॉन्वेंट भी एक मठ है, किंतु पुरुष साधुओं का नहीं, साध्वियों का, नन्स का। साध्वी को नन कहते हैं। अगर साध्वियाँ किसी मठ में एक कम्युनिटी की तरह रहें तो उनका मठ कहलाएगा कॉन्वेंट। फिलहाल हमारा उत्तर होगा मोनेस्ट्री। संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस का, एक ऐसी स्थिति जहां बिल्कुल संतुलन की स्थिति हो। हमारा आंसर होगा इक्विपॉइस। इक्विपॉइस वो स्थिति है जहां परफेक्ट बैलेंस है, पूर्ण संतुलन है। अन्य ऑप्शंस देखें। ब्रेविटी का अर्थ है संक्षिप्तता, कंसाइजनेस। सिग्नेट एक युवा हंस है, और मीन्स हंस का बच्चा। और इक्विवोकेशन है द्विअर्थिता या शाब्दिक अस्पष्टता। इसके लिए एक और शब्द नोट किया जा सकता है, एम्बिग्यूइटी। ऐसा कथन दिया जाए जिसमें अस्पष्टता हो, बात को दो तरीके से अलग अलग तरह से समझा जाए, कंफ्यूजन पैदा हो, तो इक्विवोकेशन। आप कहें कि मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस पूरे विवाद में, किंतु मैं सोच के एक बार फिर बताऊंगा। तो जब आप साथ में होने की बात करते हैं तो फिर सोचने की आवश्यकता क्यों? तो यह अस्पष्टता, द्विअर्थिता इक्विवोकेशन या एम्बिग्यूइटी कहलाती है। अन्य ऑप्शंस में हम जान ही चुके हैं। सिग्नेट है हंस का बच्चा या युवा हंस। हमारा आंसर इक्विपॉइस है, और ब्रेविटी संक्षिप्तता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 से 100 एक क्लोज टेस्ट है। 5 फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट है। करने का सही तरीका है शुरू में हल ना करें, एक बार जैसे दिया है वैसे पढ़ लें, और फिर जब अनुमान लगे परिस्थिति इसके पृष्ठभूमि का, तो फिर इसको आंसर करें। विद द यूएस मिलिट्री टाइड डाउन ऑन 2 फ्रंट्स। टाइड डाउन मीन्स किसी स्थिति में ऐसी में थे कि फंसे हुए थे, उनके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी।
On two fronts, fronts है मोर्चे and the rest of the world growing dash to American power, the challenges for rice are as dash as they have been for any Secretary of State in the past 3 decades after 6 years of tussling with others on Bush's national security team. Rice has seen of her rivals. कुछ अनुमान लगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में बुश की प्रेसिडेंसी के बारे में है ये पैसेज। उस समय अमेरिका 2 मोर्चों पर लड़ रहा था और वो 2 मोर्चे थे अफगानिस्तान और इराक। तो उस दौरान उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, अमेरिकन व्यवस्था में विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो थी कोंडोलीजा राइस। तो कोंडोलीजा राइस कैसे उस परिस्थिति में काम कर रही थी, क्या चुनौतियां थी, उसके बारे में है ये। अब हल करते हैं। विद द यूएस मिलिट्री टाइड डाउन ऑन 2 फ्रंट्स, अमेरिका की फौज 2 मोर्चों पर फंसी हुई है। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग डैश टू अमेरिकन पावर, आंसर होगा रेजिस्टेंट। और बाकी दुनिया प्रतिरोधी हो गई है अमेरिका की शक्ति की, मीन्स बाकी जगह अमेरिका का विरोध हो रहा है। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। सबसर्विएंट का अर्थ है अधीन। जब कोई किसी के सबसर्विएंट होता है तो उस व्यक्ति की खुद की प्राथमिकताओं का कोई खास महत्व नहीं होता है। आप किसी के सबसर्विएंट हैं तो पहले उनका काम होगा, फिर उनकी इच्छा, उनकी सुविधा के तहत आप चलेंगे। तो सबसर्विएंट अधीन है। इम्यून है अप्रभावी। अगर कोई इम्यून है किसी बीमारी को लेकर तो उसे वो बीमारी नहीं होगी। तो हमें वैक्सीनेशन से क्या मिलती है, इम्यूनिटी। अप्रभावी का अगर हम इडियोमैटिक या भावात्मक अर्थ लें तो वहाँ अर्थ है किसी पर किसी चीज़ का असर ना होना। जैसे कोई आदमी बिल्कुल सलाह नहीं मानता तो हम कह सकते हैं ही इज़ इम्यून टू सजेशन। कॉर्डियल मित्रवत है, कॉर्डियल एनवायरनमेंट है तो दोस्ती का सा माहौल है। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंट टू अमेरिकन पावर, द चैलेंजेस फॉर राइस मिसेस कोंडोलीजा राइस आर एज डैश एज दे हैव बीन। एज क्या होगा अगला, एज डैश एज दे हैव बीन, आंसर होगा एज डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का अर्थ है दुष्कर, कठिन। उनके लिए परिस्थितियां बहुत दुष्कर हैं, मुश्किल हैं। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। ऑब्वियस होता है क्लियर या स्पष्ट, ट्रिवियल है वर्थलेस, तुच्छ, मामूली, ट्राइफलिंग, अनइम्पॉर्टेंट, और सुपरफ्लुअस है आवश्यकता से अधिक। अगर कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक होने के कारण काम नहीं आ रही तो वो सुपरफ्लुअस हुआ। किसी चीज़ की इतनी सप्लाई है कि मान लीजिए हमारी ज़रूरत जितनी है उससे 8-10 गुना ज़्यादा, तो बाकी जो अतिरिक्त चीज़ बच गई वो सुपरफ्लुअस हुई। जैसे नेट पर बहुत सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन है, इतनी सूचना है कि आदमी उसको सारी को पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, आवश्यकता से अधिक होने के कारण व्यर्थ या फालतू। आगे बढ़ते हैं सवाल 98 की तरफ। एज डॉन्टिंग, उतनी दुष्कर, कठिन, एज दे हैव बीन फॉर एनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकी विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। इन द पास्ट 3 डिकेड्स, डिकेड 10 सालों का पीरियड है, तो पिछले 30 सालों में किसी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जितनी कठिनाई सहनी पड़ी उतनी उनको डील करनी पड़ी। आफ्टर 6 years ऑफ टसलिंग विथ अदर्स, टसल है टकराव होना, संघर्ष होना। 6 साल तक बुश की नेशनल सिक्योरिटी टीम के अन्य लोगों से उनका संघर्ष रहा। उसके बाद राइस है सीन ऑफ हर राइवल्स। किसी को सी ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं, विदा करते हैं, वो चला जाता है। तो उसने अपने राइवल्स, प्रतिद्वंदियों को क्या कर दिया, सी ऑफ कर दिया, अर्थात बुश की नेशनल सिक्योरिटी टीम में जो उनके कंपेटिटर्स थे, राइवल्स थे, अब वो सब चले गए हैं। एंड डैश एज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन, एंड मिसेस राइस हैज इमर्ज्ड। इमर्ज्ड मीन्स उभरी है। क्या बन के उभरी है, प्रिंसिपल मीन्स प्रमुख, स्पोक्स पर्सन है प्रवक्ता फॉर बुशेस फॉरेन डैश। नाउ बाकी ऑप्शंस पहले देख लें। रीनेम क्या होता है, किसी को किसी काम के लिए नेम किया जाता है तो नामित किया जाता है। तो रीनेम्ड है फिर से नामित या नामांकित करना। अपॉइंट नियुक्त करना, और इंटरेस्ट का अर्थ है किसी को कोई चीज सुपुर्द करना, किसी को कोई चीज देना, असाइन करना। हमारा आंसर इमर्ज्ड है। एंड इमर्ज्ड एज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन फॉर बुशेस फॉरेन, अगला क्वेश्चन, फॉरेन पॉलिसी, और बुश की फॉरेन पॉलिसी में प्रमुख प्रवक्ता के रूप में वो उभरी हैं। अन्य ऑप्शंस एड सहायता है, रिकॉग्निशन पहचान है, दुनिया में आपको नाम वगैरह मिले तो रिकॉग्निशन मिला, एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता है।
स्पोक्स पर्सन फॉर बुशेस फॉरेन पॉलिसी, आगे बढ़ते हैं। हर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का अर्थ है प्रतिफल, उनको क्या मिला? हैज़ बीन टू डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज़ बीन टू इनहेरिट, कोई चीज़ जो आपको मिलती है विरासत में या नया पद आप लेते हैं तो पुराने पद को, उस पद को छोड़ने वाले पुराने व्यक्ति ने क्या छोड़ा, मीन्स आपको क्या मिला। यहाँ अर्थ वो विरासत नहीं है जो हमें परिवार से मिलती है, किसी पोजीशन पर जो आपको काम मिला वो भी आपकी विरासत है। हैज़ बीन टू इनहेरिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग अ फेल्ड पॉलिसी इन इराक। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, सेलिंग का अर्थ यहाँ बेचने से नहीं है, लिटरल अर्थ नहीं है, फिगरेटिव अर्थ है। सेलिंग का यहाँ अर्थ है अपने दृष्टिकोण को दुनिया को बताना, समझाना, उसको चला पाना। तो अमेरिका की जो पॉलिसी थी, जो 2 मोर्चों पर इराक में और अफगानिस्तान में उसका प्रतिरोध हो रहा था, एक फॉरेन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में उनकी ड्यूटी थी कि अमेरिका के दृष्टिकोण को दुनिया में चलाएं, दुनिया को उसको समझाने की कोशिश करें। हैज़ बीन टू इनहेरिट, उनको वो जिम्मेदारी मिली कि वो अमेरिका की जो नाकाम पॉलिसी थी इराक की, उसको दुनिया में किसी प्रकार चला पाए। अन्य ऑप्शन देखें, शर्क है जी चुराना, काम में मन ना लगाना। अवॉइड आप जानते हैं ट्रांसफ़र का अर्थ है स्थानांतरित करना, कहीं और प्रतिस्थापित करना। हमारा आंसर है इनहेरिट। ये था आपका पेपर 47 का विश्लेषण, एनालिसिस। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। प्लीज़ रिवाइज इट, और इसके सीखने के दौरान जो वोकैबुलरी आई, जो उत्तर से पृथक थी, अलग थी, उस पर भी ध्यान दें, वो भी आपके बहुत काम आएगी। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। Thank you so much. Bye-bye.